Hello, my dear aspirants. Today, 24 एंड 25 दिसंबर का करंट डेली करंट अफेयर्स का डोज लेकर के मैं प्रेजेंट हूं। तो लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज, मोदी जी विजिटेड इन विच कंट्री रिसेंटली? अभी अभी मोदी जी ने कौन से देश को विजिट किया है? कुवैत, जापान, चाइना, श्रीलंका। तो राइट आंसर है कुवैत। कुवैत देश जो गल्फ माने गल्फ कंट्रीज में आता है, तो उस देश को इन्होंने विजिट किया है। और अभी तक मोदी जी ने कुवैत को इनको सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया है। कुवैत देश ने अपने यहाँ का सर्वोच्च, और ये 43 इयर्स के बाद कोई प्रधानमंत्री है जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। इससे पहले इंदिरा गांधी जी गई थी, तब ये गए हैं कुवैत देश में। अभी तक मोदी जी को 20 देशों ने अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया है। तो आइए हम उनको देखते हैं कौन से 20 देश हैं और उनके नाम को हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले है इसमें आपको दिखाते हैं कि ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद, ये 2016 में सऊदी अरब ने दिया था। ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमुनुल्लाह खान 2016 में अफगानिस्तान ने दिया था। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड 2018 में फिलिस्तीन ने दिया था। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन 2019 में मालदीव ने दिया था। और ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 में ही संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने दिया था। किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेशा 2019 में बहरीन ने दिया था। लीजन ऑफ मेरिट 2020 में यूएसए ने दिया था। और कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023 में फिजी ने दिया था। इकबाल अवार्ड 2023 में पलाऊ ने दिया था, पलाऊ देश ने। द ऑर्डर ऑफ लोगोहू 2023 में पापुआ न्यू गिनी ने दिया था। ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 में मिस्र ने दिया था। लीजन ऑफ ऑनर 2023 में फ्रांस ने दिया था। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023 में ग्रीस ने दिया था। ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो 2024 में भूटान ने दिया। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू 2024 में रूस ने दिया। ऑर्डर ऑफ नाइजर 2024 में नाइजीरिया ने दिया। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर 2024 में डोमिनिका ने दिया है। और ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना 2024 में गुयाना ने दिया है। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस 2024 में बारबाडोस ने दिया है। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर 2024 अभी कुवैत में गए थे, तो इनको 2024 में कुल मिला के 6 अवार्ड अभी तक मिल चुके हैं। कितने? 6 अवार्ड। भूटान, रूस, नाइजीरिया, डोमिनिका, गुयाना, बारबाडोस और कुवैत, इन 6 देशों ने इनको दिया है। क्या बात है भाई। आर के सिंपल क्लासेस की तरफ से मोदी जी को और हमारे यशस्वी प्राइम मिनिस्टर जी को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है यहां पर कि हु इज द न्यू गवर्नर ऑफ बिहार? बिहार के नए गवर्नर कौन है? इसमें ऑप्शन में है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। वैसे ऑप्शन में इसमें है जस्टिस सांधियावाला, जस्टिस नरेंद्र जी, जस्टिस मदन लोकुर। इसका राइट आंसर और आरिफ मोहम्मद खान जो केरल के अभी गवर्नर थे, एक तरह से उनका ट्रांसफर हो गया है, यहाँ पर आ गए हैं, उनकी नियुक्ति मिली है नई। बिहार के अब नए गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। और इसमें जो नाम है जस्टिस संधावालिया, ये जो है हिमाचल प्रदेश के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। ठीक है, ये जीएस हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का, जबकि ये जो है जे नरेंद्र जी, ये उत्तराखंड के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। जस्टिस संधावालिया जो है अभी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज हैं, जबकि जस्टिस नरेंद्र जी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज हैं। ये आंध्र प्रदेश से आए हैं और ये आए हैं पंजाब और
हरियाणा में जज थे। अब ये वहां पर हिमाचल प्रदेश में संधावालिया जी जा रहे हैं चीफ जस्टिस होकर के, और जे नरेंद्र जी उत्तराखंड में जा रहे हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बन करके। हाँ, इसको भी आप अच्छे से रिमेंबर रखिएगा। हाँ, जानिएगा जस्टिस राजीव सकधर के रिटायर होने के बाद ये जस्टिस संधावालिया जी उनका स्थान लेंगे हिमाचल प्रदेश में, और नरेंद्र जी उत्तराखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनोज कुमार तिवारी जी का स्थान लेंगे। मनोज कुमार तिवारी जी का स्थान लेंगे, इसको भी आप रिमेंबर रखिएगा। अब देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ना, उनके चुनने की एक तय प्रक्रिया है जिसे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम कहते हैं। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज शामिल होते हैं। केंद्र इसकी सिफारिशों को स्वीकार करते हुए नए सीजेआई और अन्य जजों की नियुक्ति करता है कॉलेजियम पद्धति से। अगर क्वेश्चन आता है कॉलेजियम पद्धति से हमारे देश में किसकी नियुक्ति होती है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की होती है। ठीक है, केंद्र सरकार इसकी सिफारिशों को स्वीकार करते हुए नए सीजेआई और नए अन्य जजों की, मतलब ये जो कॉलेजियम कहते हैं वही केंद्र सरकार मान लेती है। परंपरा के तहत सुप्रीम कोर्ट में अनुभव के आधार पर सबसे सीनियर जज ही चीफ जस्टिस बनते हैं। यह प्रक्रिया एक ज्ञापन के तहत होती है जिसे एमओपी यानी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस कहते हैं। ये 1999 में पहली बार एमओपी तैयार किया गया था। एमओपी का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, इसको भी रिमेंबर रखिएगा। हाँ, इसमें एक नाम था जस्टिस मदन लोकुर जी का। इनको जानते रहिए कि संयुक्त राष्ट्र ने 21 दिसंबर को जस्टिस मदन बी लोकुर को इंटरनल जस्टिस काउंसिल आईजेसी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यूएन असेंबली ने संयुक्त राष्ट्र के जस्टिस सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए इंटरनल जस्टिस काउंसिल की स्थापना की थी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। लोकुर को 4 साल के लिए कार्यकाल के लिए आईजीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 12 नवंबर 2028 को खत्म होगा। आईजेसी में एक अध्यक्ष 4 सदस्य होते हैं, इसको जानते हैं। आईजेसी सदस्यों की नियुक्ति यूएन सेक्रेटरी करता है। और आईजीसी जस्टिस मदन लोकुर 6 साल से ज्यादा के कार्यकाल के बाद 31 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे, और वे इसमें बता रहे हैं कि 2019 में उन्हें फिजी के सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें अप्रवासी पैनल में 3 साल के लिए नियुक्त किया गया था। साल 2022 में उनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो इसको भी आप रिमेंबर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी। एनएचआरसी के कौन नए चेयरमैन हैं? इसमें देखिए अजय कुमार भल्ला, डॉक्टर हरि बाबू कंपम्भपति एंड राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जस्टिस वी रामा सुब्रमणियन। तो इसका राइट आंसर है डी, जस्टिस वी रामा सुब्रमणियन। इनके बारे में जान लीजिए भाई। ये एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। और एनएचआरसी के बारे में जान लीजिए, भारत की केंद्रीय मानवाधिकार संस्था, इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए, और एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत या रिटायर्ड जस्टिस और एक हाई कोर्ट में कार्यरत रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए। 2 अन्य सदस्यों को मानवाधिकार से संबंधित जानकारी या काम का अनुभव होना चाहिए। आयोग में एक महिला सदस्य भी होनी चाहिए, जानते रहिएगा। इनके सदस्यों के अतिरिक्त आयोग में 4 अन्य पदेन सदस्य होते हैं। ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष में से हो सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर प्रधानमंत्री एक कमेटी बनाते हैं जिसमें 6 सदस्य होते हैं। और उस 6 सदस्य कौन कौन होते हैं? समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री, इतने लोग शामिल होते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र में जो भी हो वो पहले हो वो होता है। ठीक है, इसको भी रिमेंबर रखिएगा।
केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म कर दिया, यानी अब 5 और 8वीं के क्लास में अगर बच्चा फेल हो जाता है तो उसको प्रमोट नहीं किया जाएगा। पहले बच्चे को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था, लेकिन अब नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म होने से अब बच्चा प्रमोट नहीं होगा, उसको 2 महीने के अंतर्गत बाद दोबारा परीक्षा दी जाएगी। हाँ, अगर वो दोबारा फेल होता है तो उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा, फिर उसको पढ़ना पड़ेगा एक एकेडमिक ईयर के लिए। हाँ, लेकिन स्कूल से नहीं निकाला जाएगा, ये भी है। ठीक है, तो ये आप जानते रहिए। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी ने पहले ही नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया था, तो ये भी आप अच्छे से जानते रहिएगा। अभी तक क्या था, शिक्षा के अधिकार अधिनियम की नो डिटेंशन पॉलिसी के मुताबिक किसी भी छात्र को तब तक फेल या स्कूल से नहीं निकाला जा सकता था जब तक वह क्लास 1 से 8 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता। क्लास 8 तक के सभी स्टूडेंट्स को परीक्षा में फेल होने के बाद भी अगले क्लास में प्रमोट करने का प्रावधान था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब केंद्र सरकार ने कहा नो डिटेंशन पॉलिसी है, अगर बच्चा 8 में फेल हो जाता है 2 महीने बाद वो री एग्जाम दे, अगर पास होता है तो अगली क्लास में प्रमोट माने पास हो तब तो जाएगा ही, प्रमोट नहीं किया जाएगा, नहीं तो उसको फिर एक एकेडमिक ईयर पढ़ना पड़ेगा। हाँ, निकाला नहीं जाएगा। और एक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीएचयू और शिक्षा मंत्रालय के साथ त्रिपक्षीय मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 22 दिसंबर को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और शिक्षा मंत्रालय के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन साइन किए। इसके तहत बीएचयू के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को ज्यादा फंडिंग और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ, तो अभी देखिए भाई कि हमारे अभी हाल ही में 5 राज्यों के नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है राष्ट्रपति के द्वारा, जानते रहिएगा। इसमें नाम आप जान लीजिए कि इसमें नाम मैंने भी दिया है, जैसे अजय कुमार भल्ला। तो अजय कुमार भल्ला जी गए हैं कहाँ की, ये मणिपुर के नए गवर्नर बने हैं। कहाँ के? मणिपुर के। वहाँ लक्ष्मण आचार्य जो थे, अनसुईया उइके को हटाने के बाद आचार्य को प्रभार दिया गया था। अब वहाँ पर अजय कुमार भल्ला ये मणिपुर के बने हैं। और इसमें है डॉक्टर हरि बाबू कंपम्पति, ये उड़ीसा के नए राज्यपाल बने हैं रघुवर दास के इस्तीफा देने के बाद। और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ये बने हैं केरल के, और केरल के जो थे राज्यपाल वो आ गए हैं बिहार के, हो गए हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो इसको भी अच्छे से याद रखिए। और एक है नाम है वीके सिंह, जो हमारे यहाँ के पूर्व सेना प्रमुख भी थे। अब इनको मिजोरम का नया राज्यपाल बनाया गया है। यहाँ पर पहले कौन थे? तो यहाँ पर थे डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति, जो अब बन गए हैं उड़ीसा के नए राज्यपाल। इन 5 राज्यपालों को याद रखना, मिजोरम, मणिपुर, उड़ीसा और बिहार। मिजोरम में पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह बने हैं, मणिपुर में अजय कुमार भल्ला जी बने हैं, उड़ीसा में डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति बने हैं, बिहार में आरिफ मोहम्मद खान बने हैं, केरल में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, व्हेन इज सेलिब्रेटेड गुड गवर्नेंस डे? कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर, 24 दिसंबर, 23 दिसंबर, 26 दिसंबर। तो राइट आंसर इसका क्या है भाई? 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, भारत रत्न और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में उनका बर्थ एनिवर्सरी होता है। इस बार उनकी 100वीं जयंती मनाई जा रही है। और इसी दिन पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती होती है, जिन्होंने काशी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, बीएचयू की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। उनकी भी जयंती, उनकी 163वीं मनाई गई इस बार। और अटल जी की 100वीं जयंती, क्योंकि 1924 में पैदा हुए थे, तो 100वीं उनकी है, उनकी 163वीं जयंती मनाई जा रही है। इसको भी रिमेंबर रखिएगा। और 24 नवंबर को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है भाई? तो 24 नवंबर को हमारे यहाँ मनाया जाता है ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को हमारे गवर्नमेंट ने पास किया था, उसी दिन को। और 2024 की थीम है वर्चुअल हियरिंग्स एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस। वर्चुअल हियरिंग्स एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस, याद रखिएगा इसको। हाँ, हमारे देश के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने जागो ग्राहक जागो ऐप और
जागो ग्राहक जागो, जागृति ऐप, जागृति डैशबोर्ड, इन सबको 24 दिसंबर को जारी किया। कारण क्या है उसका? उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के लिए, उपभोक्ताओं को, और डार्क पैटर्न यानी फ्रॉड जैसी किसी गड़बड़ी की पहचान करना, उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उन्होंने 3 ऐप जारी किए हैं। जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड। ठीक है। और सभी लीगल मेट्रोलॉजी सर्विसेज के लिए ई मैप पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। यह एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद सभी राज्यों की लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल को एक सिंगल नेशनल सिस्टम में बदलना है। ठीक है। AI इनेबल्ड राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 2.0 की भी शुरुआत की गई है। भारतीय स्टैंडर्ड ब्यूरो साल 2025 से स्मार्ट स्टैंडर्ड अपनाएगा। भारतीय स्टैंडर्ड ब्यूरो साल 2025 से क्या अपनाएगा? स्मार्ट स्टैंडर्ड अपनाएगा। ठीक, तो इसको भी रिमेंबर रखिएगा। जैसलमेर के पत्थरों से तैयार देश का पहला डिजिटल म्यूजियम, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम हुआ तैयार। भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम दुनिया भर के दर्शकों के लिए खुल गया है। मुंबई पुणे हाईवे पर पारवड़ी क्षेत्र में बने इस म्यूजियम को तैयार करने में 12 साल का समय लगा है और लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसका नाम है अभय प्रभावना। अभय प्रभावना म्यूजियम को तैयार करने में जैसलमेर के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो इसको भी आप लोग, यह म्यूजियम जैन धर्म के इतिहास और दर्शन पर आधारित है। इंद्रयानी नदी के किनारे और 2200 वर्ष पुरानी पीली जैन गुफाओं के करीब स्थित यह म्यूजियम 3.5 लाख वर्ग फीट में फैला है। इसमें खासियत और भी देख लीजिए, इसमें खास डिजाइन की 30 दर्शक दीर्घाएं हैं। इसमें लगभग 350 से ज्यादा कलाकृतियां, मूर्तियां, प्रतिकृतियां हैं। गैलरी में जैन धर्म की 1000 वर्ष पुरानी पांडुलिपि भी लगाई गई है। ठीक है, इसको आप अच्छे से खूब जानते रहिएगा। इसमें 24 जैन तीर्थंकरों की गाथा, संदेशों की प्रासंगिकता की आपको झलक मिलेगी। ठीक, 2200 साल पुरानी पाले जैन गुफाओं के निकट 50 एकड़ में निर्मित है। ठीक है, और 1000 साल से भी पुरानी पांडुलिपि सुरक्षित की गई है। जैन धर्म से अपरिचित लोगों के लिए ऑडियो विजुअल तकनीक से इंटरेक्टिव शो होगा। उड़ीसा और गुजरात के कलाकारों ने इसमें काम किया है। ठीक है, और इसके बगल में चिल्ड्रन म्यूजियम और चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी बनाया जा रहा है। मशहूर फिल्म मेकर श्याम बेनेगल जी का मौत हो गया है। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सोशल इश्यूज पर फिल्में बनाई हैं। जैसे मंथन फिल्म उन्होंने बनाया था, किसानों से 5 लाख किसानों से डोनेट करके, मतलब चंदा लेकर के उन्होंने इस फिल्म को बनाया था। इनको आप जानते रहिएगा। ये प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, लेखक, निर्माता श्याम बेनेगल का हुआ निधन। और इन्होंने, श्याम बेनेगल के नाम सबसे ज्यादा नेशनल अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड है। उन्हें 8 फिल्मों के लिए 8 बार इन्होंने नेशनल अवार्ड जीता है। ठीक है, इनका जन्म हैदराबाद में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और बॉलीवुड में उन्हें आर्ट सिनेमा का जनक कहा जाता है। और इन्होंने, श्याम बेनेगल ने बेहतरीन फिल्में दी थी। जवाहरलाल नेहरू और सत्यजीत रे पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के अलावा उन्होंने दूरदर्शन के लिए धारावाहिक यात्रा, कथा सागर, भारत एक खोज और संविधान पर उन्होंने एक कड़ी बनाया था। कई संविधान के आधारित कई कड़ियों को उन्होंने संविधान पर एक बनाया था, मैंने टीवी शो बनाया था। और श्याम ने 24 फिल्में, 45 डॉक्यूमेंट्री, 15 एड फिल्म्स में बनाई हैं। ठीक है, इनकी फिल्म जगत की उन्हें 1976 में पद्मश्री, 1991 में पद्म भूषण, और मैंने बताया कि 8 बार इनको नेशनल अवार्ड मिला ही हुआ है। श्याम बेनेगल ने 1974 में पहली फिल्म अंकुर बनाई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा पहली फिल्म क्या बनाई थी? अंकुर, जो शबाना आजमी की पहली फिल्म थी। उसमें शबाना आजमी ने डेब्यू किया था। और इस फिल्म में उन्होंने आंध्र प्रदेश के किसानों के मुद्दों को उठाया था। कौन सी? अंकुर फिल्म जो बनी थी 1974 में। और अंतिम फिल्म उनकी जो थी, मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन, उनकी आखिरी फिल्म थी
और ये उन्होंने मोदी जी और शेख हसीना के कहने पे बनाया था। ये फिल्म मुजीबुर रहमान की ज़िंदगी पर आधारित थी। भारत और बांग्लादेश के माने योगदान पर ये फिल्म बनाई गई थी और इस समय तो इसकी और भी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं बांग्लादेश अपने पुराने रास्ते पर पाकिस्तान की जैसे माने रास्ते पे जा रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इनकी ये सारी फिल्में रही हैं। तो इनको भी आर के सिंपल क्लासेस की तरफ से भाई ट्रिब्यूट है और इनकी आत्मा को शांति मिले। ठीक, तो आज के लिए इतना ही क्लास है, फिर मिलेंगे। तब तक अगर क्लास आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।